एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। आज हम मेजरमेंट ऑफ मैटर चैप्टर की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिस दी हुई है उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम का वीडियो एमएसके केमिस्ट्री लेक्चर 78 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। तो क्वेश्चन 1 इज गिव एग्जाम्पल्स। तो ये पॉजिटिव रेडिकल्स जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इनका दूसरा नाम होता है बेसिक रेडिकल्स। इसलिए जो पॉजिटिव रेडिकल्स के एग्जाम्पल हैं वही बेसिक रेडिकल्स के एग्जाम्पल हैं। और इन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कैटायंस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोनों के एग्जाम्पल्स सेम होंगे। और एसिडिक रेडिकल्स कैसे होंगे, एसिडिक रेडिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और वो होते हैं एनायंस। अब बात करते हैं कंपोजिट रेडिकल्स क्या होते हैं। तो व्हेन अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं कंपोजिट रेडिकल्स। तो इसके एग्जांपल देखिए, नाइट्रेट, सल्फेट और अमोनियम। नेक्स्ट इज मेटल्स विद वेरिएबल वैलेंसी। तो ये देखिए मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दिस इज फेरस एंड फेरिक। इसके अलावा क्यूप्रस होता है Cu+1 और क्यूप्रिक होता है Cu2+। तो ये वो मेटल्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इसके अलावा बाईवेलेंट एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल मतलब ये एनायनिक होंगे और ये नेगेटिव रेडिकल्स होंगे। तो ये देखिए सल्फाइड, ऑक्साइड, सल्फेट एंड कार्बोनेट, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज ट्राईवेलेंट बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल का मतलब है वो कैटायन होगा, पॉजिटिव रेडिकल होगा। और ट्राईवेलेंट का मतलब ये है कि उस पे चार्ज क्या होना चाहिए, +3। तो ये एल्यूमिनियम, फेरिक एंड Cr+3, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एंड द रेडिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन द रेडिकल्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी मेटल है, रेडिकल्स इससे क्या बनेगा, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। इस पे चार्ज +1 है और इस पे चार्ज +2 है। पोटेशियम, इस पे हमेशा +1 चार्ज ही होता है, ये आपको याद रखना है। पोटेशियम से सिर्फ एक ही रेडिकल बनेगा और उस पे चार्ज होगा +1। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बनाता है नाइट्राइड। इट इज नाइट्राइड N-3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। कॉपर, इसकी ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 2 ये रेडिकल बनाता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। सल्फर S-2। अब आपकी टेक्स्ट बुक में कार्बन दिया हुआ है, देखो बच्चों, कार्बन ना ही तो C+4 बनाता है और ना ही C-4। ये हम कार्बन कंपाउंड चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं और कार्बन का सिंबल होता है C। क्लोरीन की बात करते हैं तो ये रेडिकल बनाता है Cl-। ऑक्सीजन की बात करें तो इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये रेडिकल बनाता है O-2, दैट इज ऑक्साइड। दिस इज ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, नाइट्राइड, इसको पोटेशियम ही बोलते हैं, और ये मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक। क्वेश्चन 3, यहाँ पे हमें केमिकल फॉर्मूला बनाना है, कुछ कंपाउंड्स गिवन है। सोडियम सल्फेट की बात करते हैं तो पहले हमें रेडिकल्स के सिंबल लिखने होंगे। तो सोडियम Na+, सल्फेट SO4-2, ये सब हमें याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। और केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाते हैं इसका वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप ज़रूर देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब इनके नीचे क्या करते हैं, हम इनकी वैलेंसी लिख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने इनकी वैलेंसी लिख दी है, ये प्लस, ये है 1 और ये 2। वैलेंसी में कभी भी प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता है। अब हमको क्या करना है, कितने रेडिकल्स किसके यूज़ होंगे उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो सोडियम के 2 एटम यूज़ होंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4। पोटेशियम नाइट्रेट, तो पहले इनके सिंबल्स लिखते हैं, K+, NO3-। उसके बाद क्या करना है, हमें इनकी क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है। राइट द वैलेंसी बिलो द रेस्पेक्टिव रेडिकल। तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की भी 1, अब दोनों की 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, KNO3। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि टोटल प्लस चार्ज टोटल माइनस चार्ज के इक्वल होना चाहिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने का हमारा पर्पज़ यही होता है।
फेरिक सल्फेट, तो देखिए फेरस होता है Fe2+, फेरिक फॉस्फेट, और फेरिक होता है Fe3+। ये चार्ज हमें याद रखने हैं। तो सिंबल्स ऑफ रेडिकल क्या हुआ, Fe3+, और फॉस्फेट का होता है PO4-3। अब हम नीचे इनकी वैलेंसी लिख देते हैं, यहाँ पे फॉस्फेट की 3 और आयरन की, फेरिक की 3। अब इसका सिंपल रेशो हमें निकालना है, तो ये वैलेंसी का सिंपल रेशो क्या आएगा, 1:1। तो ये रेशो यहाँ पे क्या हो गया, 1:1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FePO4, सिंपल। तो हमको जो वैलेंसी का जो रेशो होता है ना, उसको भी सिंप्लीफाई करना होता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसके सिंबल्स देख सकते हैं, Ca+2, ये कैल्शियम का, और ऑक्साइड का हो गया O-2। वैलेंसी कितनी है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। तो वैलेंसी का रेशो क्या हो गया, 1:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaO। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में देखते हैं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और हाइड्रोक्साइड की है वैलेंसी 1। तो ये हमें इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फॉर्मूला क्या बनेगा, AlOH का होल थ्राइस, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेन योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, वाई हाउ द एलिमेंट सोडियम इज मोनोवेलेंट। तो सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 281। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 2-8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। किसके जैसा हो जाएगा, नियॉन गैस के जैसा। तो इसलिए जो एलिमेंट होता है सोडियम, वो मोनोवेलेंट होता है। बी, एम इज अ वाइवेलेंट मेटल, मतलब मेटल है जिस पे चार्ज क्या है, 2+। वाइवेलेंट मतलब इस पे 2+ चार्ज है, मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज होता है। तो इसके सल्फेट और फॉस्फेट के साथ जो कंपाउंड बनेंगे उनके फॉर्मूला हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे पहले हम सिम्बॉल्स लिखते हैं, मेटल का सिंबल लिखा, यहाँ पे हमने सल्फेट का लिखा, दोनों की वैलेंसी लिखी हमने, दोनों की वैलेंसी 2 है, और वैलेंसी का रेशो क्या हो गया, 1:1। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, MsO4। जैसे कि कैल्शियम का एग्जाम्पल लेते हैं हम, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है और सल्फेट पे -2 चार्ज, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CaSO4। अब हम फॉस्फेट की बात करते हैं, तो फॉस्फेट पे चार्ज है 3, और फॉस्फेट की वैलेंसी हो गई 3 और मेटल की वैलेंसी है 2 का होल थ्राइस। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं Ca3PO4 का होल थ्राइस, कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी ये बनेगा PO4 का होल ट्वाइस, ये फॉर्मूला यहाँ गलत है, ये बनेगा 2, M3PO4 का होल ट्वाइस, क्योंकि इस पे चार्ज 3 है ना, तो इस विल बी M3PO4 का होल ट्वाइस। दिस इज M3PO4 का होल ट्वाइस। सी, क्वेश्चन 4 का ये सी है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द नीड फॉर अ रेफरेंस एटम फॉर एटॉमिक मास, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट 2 रेफरेंस एटम। तो देखिए एटम क्या होते हैं, वेरी वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और 18th सेंचुरी की बात करें हम, जब एटॉमिक मास के बारे में बात की जा रही थी, उस समय हमारे पास सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप और इंस्ट्रूमेंट नहीं थे टू मेजर द मास ऑफ एटम एक्यूरेटली, क्योंकि एटम बहुत टाइनी पार्टिकल्स थे, हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट दिया गया। इसे इस तरह से समझते हैं कि क्लास में 40 बच्चे हैं, उनकी हाइट टीचर को मेज़र करनी है, लेकिन टीचर के पास मेजरिंग टेप नहीं है, तो टीचर क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की हाइट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं और बाकी स्टूडेंट की हाइट को उससे रिलेट करके बच्चों की हाइट का एक डेटाबेस तैयार कर देते हैं। तो इसी तरीके से एक रेफरेंस एटम का नीड हुआ, और उस एटम को स्टैंडर्ड उसका मास मान के बाकी एटम के मास को उससे रिलेट किया गया। तो इसके लिए 2 एटम्स थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, पहला था हाइड्रोजन और दूसरा था कार्बन 12। तो यहाँ हाइड्रोजन एटम को देखते हैं, हाइड्रोजन एटम इज लाइटेस्ट एंड इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास कंसीडर्ड 1। तो उसके हिसाब से देखा गया कि नाइट्रोजन का जो मास था इट वाज द 14 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन के मास को हमने कह दिया इसका मास 14 है। लेकिन इससे क्या हुआ, कुछ एटम्स के जो मास थे वो फ्रैक्शनल आए, सो इन द कोर्स ऑफ द टाइम लेटर कार्बन वाज चूजन एज रेफरेंस एटम, तो बाद में कार्बन का सिलेक्शन हुआ। सो कार्बन एटम इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास
was accepted as 12 and the relative atomic mass of hydrogen atom is 1/12 of mass of one carbon atom। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन का सिलेक्शन एज अ रेफरेंस एटम किया गया था। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय यूनिफाइड मास और डाल्टन, और इसे हम AMU भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इन अर्लियर टाइम एटॉमिक मास वाज मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये कैसे मेजर किया गया? 1 AMU किसके इक्वल होता है? इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। उस समय हमें कार्बन के एटम का मास पता नहीं था तो हम यही यूज़ किया करते थे, लेकिन बाद में मास स्पेक्ट्रोमीटर के आ जाने के बाद हमें इस कार्बन एटम का मास मालूम हुआ, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ इनपुट कर देते हैं तो हमें U की एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम और 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये कॉन्सेप्ट किसके लिए? ये 1 AMU को समझने के लिए। किसके लिए? रिलेटिव एटॉमिक मास को समझने के लिए। ये कार्बन एटम है, इसके हमने 12 पार्ट्स कर दिए, तो ये क्या हो गया? दिस पार्ट इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम एंड दैट इज इक्वल टू AMU। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए पहले यूज़ किया जाता था। आज तो हम एक्यूरेट एटम का मास निकाल सकते हैं, किसी भी एटम का एक्यूरेट मास आज हम निकाल सकते हैं। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स व्हाट इज मीन्ड बाय अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये मोल क्या है? ये मोल उसी तरह है जैसे 1 डजन 12 नंबर के इक्वल होता है, तो उसी तरह से 1 मोल इस नंबर के इक्वल होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों हुई? बिकॉज द मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और ये जो पार्टिकल्स का जो काउंट होता है ये बहुत बहुत बड़ा होता है, इट्स ह्यूज काउंट। तो उसको सिंप्लीफाइड मैनर में रिप्रेजेंट करने के लिए आवोगाद्रो साहब ने एक टर्म को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम कहते हैं मोल। और ये मोल किसके इक्वल होता है? ये मोल इतने नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 1 मोल वाटर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं। और 1 मोल का मास किसके इक्वल कहलाता है? मोलार मास के। तो इसका मतलब 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम एंड दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो 1 मोल पार्टिकल इन मैटर इज इक्वल टू इट्स मोलार मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल मोलार मास के इक्वल होता है। जैसे कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, और हम क्या कह सकते हैं? मोलार मास ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। और 1 मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। या हम कह सकते हैं 44 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 5, राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड डिड्यूस देयर मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस कैसे निकालते हैं ये मैं पिछले वीडियो में भी MS की केमिस्ट्री लेक्चर 78 में भी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देते हैं हम। सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो देखिए, तो कोई भी मॉलिक्यूल जिन जिन एटम्स से मिल के बना होता है उनके मास को क्या कर देते हैं? हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट में 2 सोडियम एटम्स हैं, 1 सल्फर एटम है एंड 4 ऑक्सीजन एटम है। तो इन सब के मास को हम ऐड कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 142 U क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट होती है वो U होती है, और मोलार मास की यूनिट होती है ग्राम। और अगर आप ये कहते हैं मोलार मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो वो इक्वल हो जाता है मोलार मास के। पोटेशियम कार्बोनेट, तो फॉर्मूला क्या हो गया? K2CO3। 2 इसमें सोडियम एटम है तो उनका मास लेना पड़ेगा, 1 कार्बन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है। तो जब इनकी हम इनपुट करते हैं वैल्यू तो ये आती है 138 U। यहाँ पे सब आपको एटम्स के मास दिए हुए हैं, ये सब क्या है? एटॉमिक मास। कार्बन डाइऑक्साइड वेरी सिंपल, 1 कार्बन एटम है 2 ऑक्सीजन एटम है, उनके मास को ऐड कर देते हैं 44 U आता है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, 1 मैग्नीशियम एटम है 2 क्लोरीन एटम है, ऐड कर दीजिए 95 U आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 U। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या है? 1 एल्यूमिनियम एटम है, 1 फॉस्फोरस एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम है, 1 एल्यूमिनियम, 1 फॉस्फेट और 4 ऑक्सीजन एटम। ऐड कीजिए सबके मास को, इट कम्स 122 U। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3,
ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, तो इसकी यूनिट आएगी, ये इसकी वैल्यू आएगी 84U। थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में बहुत यूज़ होने वाला है। क्वेश्चन 6, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्लैग्ड लाइम लिखा है। एक्चुअली स्लैग्ड लाइम होता है CaOH का होल ट्वाइस। अगर आपको लाइम, क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और लाइम स्टोन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो आप ज़रूर देखिए, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। एक्चुअली ये स्लैग्ड लाइम नहीं है, क्वेश्चन में ये गलत लिखा हुआ है, इट इज़ CaO, जिसे हम लाइम और क्विक लाइम कहते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि 2 सैंपल हमने लिए, एक M और एक N, इसका 7 ग्राम है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसमें 2 ग्राम ऑक्सीजन है और 5 ग्राम कैल्शियम है। तो ये फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ लाइम। और अगर इसी का हम 1.4 ग्राम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो मास है दैट इज़ 0.4 ग्राम और कैल्शियम का मास है 1 ग्राम। तो विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डज दिस प्रूव, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे सैंपल है M, मास कितना है इसका, 7 ग्राम। 7 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में 2 ग्राम है ऑक्सीजन और 5 ग्राम है कैल्शियम, ठीक है। दूसरे सैंपल में जब हमने 1.4 ग्राम लिया तो उसमें ऑक्सीजन कितना आता है, 0.4 ग्राम। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा, दोनों सैंपल के मास को। तो अगर 1.4 ग्राम सैंपल में ऑक्सीजन 0.4 ग्राम है तो 7 ग्राम में ये कितनी होगी, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम मैथ्स में यूनिटरी मेथड से। 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 ग्राम। तो इसका मतलब ये है कि जो मास का रेशो क्या है दोनों ही सैंपल्स में, ऑक्सीजन के मास का रेशो सेम है। अगर हम यहाँ पे 1.4 ग्राम सैंपल में कैल्शियम देखते हैं तो ये कितना प्रेजेंट है, 1 ग्राम। अगर ये ही सैंपल अगर हम 7 ग्राम का लेते हैं तो कितना प्रेजेंट होगा, 1/1.4 इंटू 7, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 ग्राम। तो इसका मतलब कि दोनों ही सैंपल्स में जो ऑक्सीजन और कैल्शियम का जो मास का रेशो है या मास का प्रोपोर्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए यहाँ पे कौन सा लॉ प्रूव होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका वीडियो भी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें जो टेक्स्ट बुक के अंदर हमने जो प्रैक्टिस दी हुई है उसको भी वेरीफाई किया है, डिटेल में वेरीफाई किया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से उसका एक्सप्लेन किया गया है वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नाउ क्वेश्चन 7, देखो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी क्लासेस में ये सारी चीज़ें आपको टीचर नहीं सिखाएंगे, वहाँ आपको डायरेक्ट इनको यूज़ करना होगा, इसलिए इन पे फोकस कीजिए। और मोल, मास और मोलार मास, इन तीनों के कन्वर्जन पे आपका कमांड होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन है, हमसे ये पूछा गया है कि इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला है जो फॉलो करना होगा, वो क्या है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास। तो बहुत आसान फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पहले हम ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेते, तो गिवन मास कितना है, 32 ग्राम, मोलार मास भी कितना है, 32 ग्राम, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो गए, 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट होंगे। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, इसलिए आप ये गलती मत करना कि यहाँ पे कहीं आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख दें 16, नहीं, मॉलिक्यूल्स पूछे हैं और ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। 90 ग्राम वाटर, मोल्स कितने निकलेंगे, 90 डिवाइडेड बाई 18, 5 मोल्स आएंगे यहाँ पे, 5 मोल्स ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, जिसको मैं Na से डिनोट करती हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लीजिएगा। 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोल्स निकाल लेते हैं, 8.8 डिवाइडेड बाई 44, कितने मोल्स आएंगे, 0.2,
मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मॉलिक्यूल्स कितने लिख लेंगे 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज Na, वैल्यू आप लिख लीजिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब यहाँ पे हमें क्लोरीन के मोल्स निकालने हैं। तो दैट इज गिवन मास इज 7.1, मोलार मास इज 71, सो मोल्स विल बी 0.1। तो यहाँ पे Cl2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और हम क्या लिख सकते हैं 0.6022 इंटू 10⁻23 इतने क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे 7.1 ग्राम में। और आप जानते ही हैं वीडियो के एंड में हम स्टूडेंट्स के लिए थॉट लिखते हैं। थॉट फॉर स्टूडेंट्स इसलिए होता है ताकि बच्चे मोटिवेट रहें, अपने गोल के लिए वो कभी भी डीमोटिवेट ना हो, लगातार उसको पाने के लिए प्रयास करते रहें, इसलिए बच्चों का मोटिवेशन जरूरी है। सो क्वेश्चन 8, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। इफ 0.2 मोल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी ग्राम ऑफ दो सब्सटेंस शुड बी टेकन। मतलब आपसे ये कहा गया है कि मुझे सोडियम क्लोराइड के 0.2 मोल्स चाहिए, तो बताइए आप सोडियम क्लोराइड का कितना मास रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, मास इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलार मास। कहाँ से आया, अभी तो हमने यूज़ किया था फॉर्मूला, क्या यूज़ किया था, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। उसी से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, मास इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलार मास। तो मोल्स कितने आपके पास 0.2, सोडियम क्लोराइड का मोलार मास होता है 58.5 ग्राम, ये निकालना हम आपको सिखा चुके हैं। तो कितना मास चाहिए आपको सोडियम क्लोराइड का 11.7 ग्राम। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका MgO, मोलार मास निकालिए तो ये आएगा 40 ग्राम। अब इसका मास कितना होगा, इट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलार मास, सो इट कम्स 8 ग्राम। मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो 0.2 मोल्स हैं दैट इज इक्वल टू 8 ग्राम। जब आप 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे तब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.2 मोल्स हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या होता है CaCO3, मोलार मास निकालिए 100 ग्राम आएगा। अब इसका मास निकाल लेते हैं, तो मोल्स इंटू मोलार मास इट कम्स 20 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 0.2 मोल्स होंगे। तो इस तरीके से हमने आज सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब थॉट फॉर स्टूडेंट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। Thought for students, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. APJ Abdul Kalam. Thank you for watching MSK Chemistry.